Hey learners, you are watching Endeavor for You, a class 11 CBSE Hornbill. The name of the poem is The Voice of the Rain by Walt Whitman. Walt Whitman is also known as father of free verse. He was an essayist, poet, writer and journalist. He was born in the New York in US in 1819 and he has written this poem. Actually, this poem is a type of a conversation between the rain and poet. So before starting the poem, I am dividing our explanation in 5 parts. The first part is introduction. The second one is word synonyms. The third one is summary. The fourth is the literary devices used in this poem, and the last one, whatever the poet want to say, whatever he want to convey the message, what was the reason of writing this poem. So let us start the poem. The poem starts with a conversation. It is actually a conversation between the rain and the poet. But how can we say it is a conversation? The first two lines are question by the poet. पोएट शुरू करता है प्रश्न पूछता है, और उसके बाद के तीसरे लाइन से अंत तक वो रेन जवाब देता है. तो इसमें हम ये देखते हैं कि रेन को एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया गया है. उससे ह्यूमन क्वालिटी एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जिसको हम लोग पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. ये एक लिटरेरी डिवाइस है जिसका पूरा इसमें यूज किया गया है. और कन्वर्सेशन लास्ट में एंड होता है, जहाँ से ब्रैकेट शुरू है वहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है सॉन्ग को रेन से. ये सब जानने के लिए आप वॉच करते रहिए एंडेवर फॉर यू. द सेकेंड सेक्शन इज वर्ड सिनोनिम्स. जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन सी द वर्ड इज इटर्नल. इटर्नल मीन्स एवर लास्टिंग, इम्पैल्पेबल, समथिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं. और इस पोएम में खास उसका वजह है वो है वाटर वेपर. वाटर वेपर के सेंस में यूज किया गया है. और थर्ड वन इज़ बॉटमलेस, जो कि डीप है. ये सी के बारे में बोला गया है. उसके बाद वेंस मतलब होता है फ्रॉम वेयर. लैब मीन्स होता है वाश. एटॉमिस मीन्स टीनी पार्टिकल्स. रेक्ट मीन्स केयर्ड एंड अनरेक्ट मीन्स अनकेयर्ड. इस तरह से हमारा वर्ड सिनोनिम सेक्शन समाप्त होता है. आप इन वर्ड्स को के मीनिंग को ध्यान में रखेंगे तो आपको पोएम बिल्कुल सही से समझ में आएगा. तो अब चलते हैं लास्ट में हम ये समरी सेक्शन में. ये लाइन बाय समरी हम एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं. आप देखिए, स्टार्ट करते हैं. एंड हु आर दाउ, मतलब आप कौन हैं. सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शोअर. यहाँ पे सॉफ्ट फॉलिंग शोअर रेन के लिए यूज किया गया है. पोएट पूछता है कि हे सॉफ्ट फॉलिंग शोअर, दैट्स रेन. रेन से पूछ रहा है कि ये रेन तुम कौन हो. विच स्ट्रेंज टू टेल. स्ट्रेंज इसलिए यूज किया गया है क्योंकि वो तो नॉन ह्यूमन बीइंग है, वो बोल नहीं सकता. इट इज़ स्ट्रेंज टू टेल. गिव मी एन आंसर. अब पोएट बोलता है कि तुम आंसर दो, अपना जवाब दो. एज हियर ट्रांसलेटेड. अब वो क्या जवाब रेन देता है. पोएट रेन से इतना सवाल पूछा कि हे शोअर तुम कौन हो. तुम जवाब नहीं दे सकते लेकिन मुझे जवाब दो. अब ये रेन जवाब देना शुरू करता है. आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ. अब यहाँ पे पोएम ऑफ अर्थ, ये बहुत ग्रेटर मीनिंग का वर्ड है इस पूरे पोएम में. पोएम ऑफ द अर्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि अर्थ का तो पोएम हो नहीं सकता. तो अर्थ पोएम कैसे बोलेगा. अर्थ पोएम ऐसे बोलेगा जैसे हम लोग देखते हैं कि म्यूजिक में अलग अलग नोट्स मिल के सॉन्ग बनता है. उसी तरह से रेन है, कहाँ से आता है. अर्थ से. अर्थ से इवेपोरेशन होता है. इवेपोरेशन से फिर कंडेंसेशन होता है पानी का. जैसे ना अलग अलग जो वाटर सोर्सेस है, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे जो वाटर साइकिल हमारे यहाँ दुनिया में है. वाटर साइकिल सबसे पहले जो सीज है, रिवर्स है, लेक्स है, यहाँ से वाटर का इवेपोरेशन होता है. इवेपोरेशन होने के बाद ये कंडेंस होकर बादल का डिफरेंट शेप ले लेता है. और फिर वो जब जैसे ही ये ज़्यादा कंडेंस हो जाता है फिर प्रिसिपिटेशन के रूप में पानी फिर धरती से आता है.
तो धरती का पानी मतलब ये वाटर साइकिल स्टार्टेड फ्रॉम द अर्थ एंड रिटर्न बैक टू द अर्थ अगेन लाइक वाटर साइकिल, इसलिए इसको पोयम ऑफ द अर्थ कहा गया है। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, जो बारिश का वर्षा का जो आवाज़ था वो बोला, आई एम पोयम ऑफ द अर्थ, मैं धरती का पोयम हूँ। इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल, इटर्नल मतलब हो गया एवरलास्टिंग, जैसे ही मैं बढ़ता हूँ जिसे कोई नहीं देख सकता। आउट ऑफ द लैंड, आउट ऑफ द लैंड से कैसे कोई नहीं देख सकता, जैसे ही इवेपोरेशन होता है फ्रॉम द लेक्स रिवर सीज ओशन, हम लोग कोई नहीं देख पाते हैं, हम लोग अंदाज लगाते हैं कि आज गर्मी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा होगा, इसलिए यहाँ पे ये यूज किया गया है इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। हियर बॉटमलेस मीन्स टू डीप सी, है ना, सी के बारे में बताया जा रहा है कि ये इसका डीपनेस बहुत ज़्यादा है। अपवर्ड टू हेवन, हेवन हियर इज एक्सप्लेन इन द सेंस ऑफ स्काई, ये स्काई की तरफ जाता है। वेंस मतलब फ्रॉम वेयर, वेगली, वेगली मीन्स अनक्लियर, जो बिल्कुल क्लियर नहीं होता उसको वेग बोलते हैं। फॉर्म ऑल टुगेदर चेंज एंड एट द सेम, इसका ये मतलब हुआ कि ये इवेपोरेशन के बाद आसमान की तरफ जाता है और वेगली फॉर्म, इसका कोई सिस्टमेटिक पैटर्न नहीं होता है। हालांकि वेनेवर आप ज्योग्राफी के हिसाब से देखेंगे तो पैटर्न होता है, लेकिन यहाँ पे सिंपल भाषा में ये बताया गया है, क्योंकि ये ज्योग्राफी सब्जेक्ट नहीं है, कि ये वेगली जैसे तैसे ये बन जाता है, बादल का अलग अलग शेप बन जाता है। ऑल टुगेदर चेंज एंड एट द सेम, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो बादल ही रहता है। आई डिसेंडेड टू लव, ठीक है, डिसेंड मतलब होता है नीचे आना, कम डाउन, टू लव द ड्रॉट्स। अब खूब ये हम लोग सबको पता है कि ड्रॉट मतलब होता है सुखाड़ जो पड़ता है, सुखाड़। एटोमेज मीन्स टाइनी पार्टिकल्स होता है। लव मीन्स होता है वॉश करना। आई डिसेंड द लव, आई डिसेंड टू लव द ड्रॉट्स एटोमेज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, मैं दुनिया का जो सुखाड़ होता है, जो टीनी पार्टिकल है, जो डस्ट का लेयर्स है ग्लोब के ऊपर, पूरे दुनिया के ऊपर, मैं उसको क्या करता हूँ, वॉश करता हूँ। आई लव एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वेयर सीड्स ओनली, और पूरा जो धरती के अंदर हमारे बिना वो सिर्फ सीड था, सिर्फ वो बीज था। लैटेंट मतलब छिपा हुआ, गुप्त था। अनबॉर्न मतलब अजन्मा था। एंड फॉर एवर बाय द डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑन ऑरिजिन, एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑन ऑरिजिन। इसमें ये रेन जवाब देता है, रेन जवाब देता है कि जब तक हम बरसे नहीं, जब तक हम बारिश मेरा शुरू नहीं हुआ, तब तक जितना भी सीड था धरती के अंदर वो सब छिपा हुआ था, अनबॉर्न था, उसका जन्म नहीं हुआ था। जैसे ही मेरे बारिश की बूंद धरती के अंदर गया, उसमें स्प्राउट निकलना शुरू हुआ, उसका जन्म हुआ, प्लांट निकलना शुरू हुआ। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट, और सदा के लिए हम रात दिन, आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑन ऑरिजिन। यहाँ पे ऑन ऑरिजिन ये बताने का मतलब ये है कि रेन जहाँ से जन्म लिया फिर वहीं पानी बरसा रहा है। जहाँ से बारिश का शुरुआत हुआ, बारिश का जन्म कहाँ हुआ, धरती से, धरती से इवेपोरेशन शुरू हुआ, फिर वहाँ से कंडेंसेशन हुआ, फिर प्रेसिपिटेशन हुआ, फिर बारिश पानी वहीं ला के वापस कर दिया। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड, और वो पानी को और ज़्यादा प्योर बना के और पूरे धरती को ये ब्यूटिफाई करता है। इसमें वॉइस ऑफ रेन के थ्रू पोएट ने जो सवाल रेन से किया, तो रेन ने इतना सारा जवाब दिया। वो सिर्फ इतना ही पूछा था कि भाई तुम कौन हो, और उसका जवाब पोएट ने इतना, उसका जवाब रेन ने इतना सारा दे दिया कि मैं जीवन हूँ, स्वर्ग जाता हूँ, वाटर साइकिल कंट्रोल करता हूँ, बीज को बर्न कराता हूँ। मतलब ये इतना सारा योगदान है। कहने का मतलब इनडायरेक्टली ये मैसेज देना चाह रहा है, जवाब रेन दे रहा है कि मैं जीवन का आधार हूँ,
मेरे से जीवन शुरुआत होता है। सोच के देखिए, अगर पानी नहीं है तो फिर धरती का अस्तित्व क्या है। वो सारा जवाब दे दिया। इस तरह से आपने देखा होगा, इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। और लास्ट में हम देखते हैं ये कन्वर्सेशन, यहाँ पे ये कन्वर्सेशन ये ख़त्म हो गया। अब लास्ट में ब्रैकेट में जो दिया है फॉर सॉन्ग, अब यहाँ पे ये कंपेरिजन किया जा रहा है। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग रेक्ट और अनरेक्ट ड्यूली विथ लव रिटर्न। जैसे हम देखते हैं कि जैसे ही संगीत का जन्म, जैसे कोई संगीत, किसी गायक के यहाँ संगीत का जन्म होता है और अपने जन्म स्थल से निकलने के बाद कितने सारे लोगों का अंतर मन को ये परिपूर्ण कर देता है। लोग संगीत सुन सुन के आनंदित हो जाते हैं और उसके बाद ये कई जगह वांडर करता, मतलब चाहे अनचाहे जगह में गया, केयर किया नहीं किया, ड्यूली विथ लव रिटर्न्स, और फिर वापस जो गायक है उसके पास आ गया। ये यहाँ पे जो हम कंपैरिजन देख रहे हैं सॉन्ग और रेन के बीच में, आप ध्यान दीजिएगा, सॉन्ग और रेन के बीच में यहाँ पे ही कंपेयर किया जा रहा है कि जैसे धरती से रेन का जन्म हुआ, रेन का शुरुआत हुआ, जो वाटर साइकिल का शुरुआत धरती से हुआ और फिर वो रेन कहाँ लौट के आया, धरती के ही पास। इन द सेम वे सॉन्ग का जन्म एक गायक के यहाँ हुआ, हर जगह सबके भावनाओं को, अंतर्मन को परिपूर्ण किया, कोई केयर करा नहीं करा, कहाँ गया नहीं गया, फिर वो विथ लव रिटर्न करता है। तो इस तरह से हमारा लाइन बाय लाइन समरी द वॉइस ऑफ द रेन का कंप्लीट हुआ। अब हम बताते हैं आपको कि इसमें कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ किया गया है इस पोएम में। अब आप पूछेंगे कि लिटरेरी डिवाइस यूज कर कौन कौन से किया गया है, उसको पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा। तो हम जानते हैं कि जो भी कोई क्लास परस्यू करता है तो सबसे पहले ये होता है कि आप पहले अपने वस्तु के बारे में समझें। उसके बाद जैसे ही आपका हायर डिग्री अगर लिटरेचर से करते हैं तब तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर लिटरेचर से नहीं करते हैं तो अगर मान लीजिए आप जैसे ना कोई कमीशंस का एग्ज़ाम देते हैं, जैसे जेपीएससी का, नेट्स का या अदर एग्ज़ाम में, तो आप देख सकते हैं कि इसके क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आप अगर आपके पास उपलब्ध हो तो जेपीएससी का पेपर 2016 का मेंस का आप उसमें देख सकते हैं। लैंग्वेज एंड लिटरेचर पेपर 2 का क्वेश्चन 3 में है, ये 3 चीज़ पूछा गया है। जैसे एक होता है यामिक पैरामीटर, एक इलिट्रेशन और एक और सवाल ये पूछा गया है, तो उसको एक्सप्लेन करने का आया था, तो उसको आप क्वेश्चन से देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इन लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है वो है पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन होता क्या है? पर्सोनिफिकेशन इट रिफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ अटैचिंग ह्यूमन ट्रेट एंड कैरेक्टरिस्टिक विथ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे रेन का तुलना रेन क्या कर रहा है, रेन से हम सवाल कर रहे हैं और रेन क्या कर रहा है, जवाब दे रहा है, लाइक अ ह्यूमन बीइंग। इसी को बोलते हैं पर्सनिफिकेशन। दूसरा इंपॉर्टेंट डिवाइस यूज किया गया है, इसके पहले भी क्लास में आप देख चुके हैं कि मेटाफोर है। मेटाफोर क्या होता है? इट रिफर्स टू मीनिंग और आइडेंटिटी ascribed to one subject. It draws a comparison between their similarities and traits. जैसे जब दो अलग अलग चीज़ का सिमिलरिटी और उसके ट्रेट का हम जब तुलना करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाफोर्स। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण लिटरेरी डिवाइस है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मेटाफोर क्या हुआ, तो रेन को यहाँ पे हम पोएम सॉन्ग से कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम मेटाफोर है। तीसरा इम्पॉर्टेंट डिवाइस है, लिटरेरी डिवाइस है, जिसको इमेजरी बोलते हैं। इमेजरी क्या होता है? देखिए, फ्रॉम नेम इट सेल्फ इट इज़ क्लियर दैट टू इमेजिन, है ना, टू इमेजिन, टू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस इन आवर माइंड। तो वी सी हियर डिफरेंट इमेजेस रिलेटेड टू रेन एंड इट्स इफेक्ट। वी कैन नॉट इन्फेयर इन इट्स इमेजेस बट कैन थिंक। हम इसके बारे में सोच सकते हैं। जैसे इवेपोरेशन ऑफ वाटर हो रहा है सी से, ओशन से, रिवर से, लेक से एंड अदर वाटर बॉडीज से, जिसको हम देख नहीं रहे हैं।
उसको हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं। तो इस तरह के जो डिवाइसेस यूज किए गए हैं इस पोएम में, इस पोएम के को और खूबसूरत बना देता है। इसके इमेजिनेशन को, जो हाई इमेजिनेशन वाल्ट विटमैन के द्वारा किया गया है, उसको ये क्लैरिफाई करता है। चौथा जो लिटरेरी डिवाइस है उसको बोलते हैं कनोटेशन। ये इससे आप लोग पहले से ही परिचित होंगे कि कनोटेशन क्या होता है। कनोटेशंस आर एसोसिएशंस पीपल मेक विथ वर्ड्स दैट गो बियॉन्ड द लिटरल और डिक्शनरी डेफिनेशन। ऐसे वर्ड का हम एसोसिएशन करते हैं जिसका जो लिटरल मीनिंग है, शाब्दिक अर्थ है, उससे कुछ भिन्न, शाब्दिक या जो डिक्शनरी का मीनिंग है उससे अलग हो। जैसे यहाँ पे रेन्स लाइफ इज़ लाइक अ सॉन्ग। इससे आप बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे कि जो बारिश का जो जीवन है वो संगीत के जैसा है। जो यहाँ पे ब्रैकेट में पोएम का जो सबसे लास्ट लाइन में ब्रैकेट में आप देख रहे होंगे, उससे ये क्लियर हो जाता है। और पांचवा एक महत्वपूर्ण जो लिटरेरी डिवाइस है उसको बोलते हैं पैराडॉक्स। आप ऑलरेडी जान रहे होंगे कि पैराडॉक्स जनरली यूज्ड टू से टू डिफरेंट और कंट्राडिक्टरी एक्सप्लेनेशन आइडियाज और वर्ड्स। तो यहाँ पे पैराडॉक्स क्या है ये मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। पैराडॉक्स रिफर्स टू द यूज ऑफ कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज दैट आर कंट्राडिक्टरी टू वन अनदर yet when placed together hold significant value on several levels. It means when you dive into it you get the answer. जब पैराडॉक्स टू डिफरेंट चीज़ है, लेकिन जब इनके अर्थों इनका जो भावार्थ, जिस भाव में इसका यूज किया गया, जब उसमें आप डुबकी लगाते हैं तब आपको ये पता चलता है कि इसका एक्चुअल अर्थ क्या है। जैसे इस पोएम में पैराडॉक्स कहाँ है, तो आप सोच के बताइए। मैं एक्सप्लेन तब तक कर रहा हूँ कि रेन क्लेम्स टू गिव लाइफ बैक टू इट्स ऑन ऑरिजिन। आप पोएम में देख सकते हैं कि आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑन ऑरिजिन। अब सोच के देखिए कि कोई ऐसा आदमी या कोई ऐसा क्रिएचर, यहाँ तो रेन है, ऐसा क्रिएचर हो कि ही इज़ गिविंग लाइफ बैक टू इट्स ओन, खुद अपने ओरिजिन को ये जीवन दे रहा है। वाई फॉलिंग बैक ऑन इट, मतलब बारिश खुद वापस आ रहा है तो फिर अपने आप को जीवन दे रहा है। इट मीन्स ही इज़ क्रिएटिंग। रेन इज अ पार्ट ऑफ वाटर साइकिल, मतलब फिर से ये वाटर साइकिल को शुरुआत करने के लिए फिर धरती के पास पानी ला के छोड़ रहा है। तो यहाँ पे इसलिए ये पैराडॉक्स का यूज किया गया है। हम समझ रहे हैं कि कम से कम एक दो बार इसको आप ध्यान से सुनेंगे तब ये बात क्लियर होगा कि वाई दिस लिटरेरी डिवाइसेस आर यूज्ड हियर इन दिस पोएम। एंड द लास्ट लिटरेरी डिवाइस विच आई कैन से यूज्ड हियर इज द टोन। आपके इस टोन शब्द से ही आप समझ गए होंगे कि टोन क्या होता है ना, बोलता है उनके बोलने का टोन क्या है। इट मीन्स इट हेल्प्स द रीडर टू एसरटेन द राइटर्स फीलिंग टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर टॉपिक, है ना, कि उनके लिखने का टोन क्या है। जनरली आप देखते होंगे कि नेट वगैरह के एग्ज़ाम में या अदर एग्ज़ाम जो रिलेटेड टू लिटरेचर रहता है उसमें ये पूछा जाता है कि इसका टोन कैसा है। तो यहाँ पे इसका टोन क्या है, कॉन्वर्सेशनल है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये चौथा सेगमेंट ख़त्म हुआ। और एट लास्ट में हम ये बताना चाहते हैं कि ये सब लिख के ये पोएट बताना क्या चाहता है, पोएट का मैसेज क्या है। तो यहाँ पे पोएट ये मैसेज देना चाहता है कि रेन इज़ द पोएम ऑफ द अर्थ। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दैट, जैसे अलग अलग नोट्स मिल के जैसे गाना बनता है, उसी तरह से रेन कहाँ से आता है, वो धरती से आता है। जैसे नोट्स, अलग अलग नोट्स से गाना के नोट्स, अलग अलग नोट्स से गाना बनता है, उसी तरह से धरती से फिर रेन आता है। तो द रेन इज़ द पोएम ऑफ द अर्थ विच फैसिलिटेट्स हैप्पीनेस जॉय इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन इन द सेम वे, है ना। ये रेन क्या करता है, उसी तरह से हम लोग को जीवन में खुशी जॉय ला के देता है। उसी तरह से जैसे पोएट्री फेल लाइट अपॉन द हाई मोरल इंटेलेक्चुअल वैल्यूज़ ऑफ इनर हार्ट और फीलिंग ऑफ ए पर्सन। जिस तरह से एक पोएम या पोएट्री हम लोग के
हाई मोरल और इंटेलेक्चुअल वैल्यू के इनर हार्ट में या उसके फीलिंग में ये प्रकाश डालता है, लाइट आच्छादित करता है। यही काम ये इसका पोएम लिखने का मेन पर्पस है। तो इस तरह से दोस्तों आज आपका द वॉइस ऑफ रेन आज ये यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो तो यू में आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। और अगर ये वीडियो सच में आपको पसंद आया हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करेंगे और बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे, जिससे जब भी हम नया कोई वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत मिल जाए। और थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस। धन्यवाद।